Hello students, I am going to discuss with you a new topic, measurement of price elasticity of demand part 2. In this part we will discuss point method to measure price elasticity of demand. In previous lecture, in previous part 1, we have discussed two methods, total expenditure method and percentage method. Here we will discuss only point method, that is graphical method. पॉइंट मेथड बिंदु विधि इसको हिंदी में कहते हैं। ये मेथड भी जो है मार्शल ने प्रपाउंड किया। इस मेथड को ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल परसेंटेज मेथड में क्या होता है, हमें डाटा गिवन है तो हम परसेंटेज के बेसिस पर बता सकते हैं कितने परसेंट प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया। अगर वो हमें नहीं है तो हमें डिमांड कर्व गिवन है, डिमांड कर्व के बेसिस पर फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट जब करते हैं इलास्टिसिटी को तो उसको कहते हैं पॉइंट मेथड। इट मेजर्स इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को हम उन डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी को मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करने का तरीका क्या होता है, डिमांड कर्व को, जो डिमांड कर्व होता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ हम अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद जैसे ये फिगर में दिखाया गया, डिमांड कर्व हम पहले बना चुके हैं। तो डिमांड कर्व में क्या होता है, जैसे हमने बनाया था कि डिमांड कर्व की जो शेप है वो ऐसी होती है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ। किसी भी पॉइंट पर हमें कहा जाए कि आप मेज़र करो तो हम मेज़र कैसे करेंगे, 2 पॉइंट्स जब आता है तो पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। तो फार्मूला आएगा इसका, एज पर दिस मेथड इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। क्या होता है ये, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। सेगमेंट मीन्स इस डायग्राम का भाग, टुकड़ा बोलते हैं, खंड, ये लोअर और ये है अपर। तो ये पार्ट आ गया। मान लो ए पर हमें पूछा गया इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या आएगी, अगर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो आप बताइए इलास्टिसिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट स्टेप है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और 2 पार्ट्स की लेंथ जो है उसका पोर्शन देखते हैं कितना। मान लो ये टोटल 10 है, अगर ये मिडल में आया तो 5 इसकी सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये होगा। तो हम कहेंगे एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 5/5 मीन्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 मीन्स यूनिटरी इलास्टिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज पर दिस मेथड फार्मूला क्या बनेगा, एज पर दिस मेथड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। सेगमेंट का मतलब होता है रेखा खंड, मीन्स उस जो आपकी रेखा है उसका हिस्सा, वो जो लाइन है उसका हिस्सा कितना है। तो पॉइंट मेथड को डिस्कस 2 पार्ट में हम करेंगे। एक होता है लीनियर डिमांड कर्व, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। डिमांड कर्व 2 टाइप्स का होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब रेखीय, हिंदी में कहते हैं रेखीय मांग वक्र। रेखीय मांग वक्र का मतलब स्ट्रेट लाइन। एक होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब अरेखीय। अरेखीय का मतलब होता है कि डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो कर्व की शेप के अंदर आ गई है, लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो शेप क्या हुआ, कर्व बन गया उसका। एक्चुअली मैंने बताया था, एक्चुअल में ये फॉर्म भी हो सकती है, ये वाली ऐसे करके जिग जैग करके भी आ सकती है, ये फॉर्म भी आ सकती है। तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर। तो दोनों पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं लीनियर डिमांड कर्व। तो लीनियर डिमांड कर्व में ये अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने कितना करना है पार्ट। ये इतना भी करें तो सफिशिएंट है, लोअर पार्ट अपर पार्ट करके डायग्राम बना दो। डायग्राम बना के आप बता सकते हो कि इलास्टिसिटी जो है इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम इसका प्रूफ भी दे सकते हैं कि लोअर पार्ट अपर पार्ट कैसे बने। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं लीनियर डिमांड कर्व। तो लीनियर डिमांड कर्व में हमने फिगर लिया 1,
इसमें लिखा है कि RS डिमांड कर्व है, प्राइस जो है y एक्सिस पे है, क्वांटिटी है, फर्स्ट प्राइस OP OA और या कह सकते हैं PB या क्वांटिटी O, प्राइस चेंज हुआ है, डाउन हुआ तो C पर आया तो प्राइस चेंज होकर ये आ गया। लिखा है प्राइस फॉल, इफ़ द प्राइस फॉल्स फ्रॉम PB, ये PB भी प्राइस है क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं, इक्वल है, AO प्राइस है या PB प्राइस है, तो क्या होगा, प्राइस डाउन आके OC या QB हो सकता है, क्वांटिटी OB से OD आ सकती है, या आपको कह सकते हैं CM, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, इक्वल हैं, तो ये आ गया। अब हमें कहा जाए कि पॉइंट जो इलास्टिसिटी है, आप इलास्टिसिटी को बताएं, इलास्टिसिटी एट पॉइंट A, P पर इलास्टिसिटी कितनी है एट दिस पॉइंट, तो हम सिंपली कह सकते हैं लोअर पार्ट, और लोअर पार्ट क्या है PS अपॉन PR या RP, तो हम कहेंगे लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन, ये वाला पार्ट आपका लोअर पार्ट है और ये पार्ट आपका अपर है, इन दोनों का जो हम रेशो लेंगे, ये वाले पार्ट इसको आप कह सकते हैं, ये पार्ट आपका है ये वाला PS डिवाइडेड बाय PR, तो ये PS डिवाइडेड बाय PR कैसे, इसको प्रूव कैसे दे सकते हैं हम, परसेंटेज मेथड से इसका प्रूफ दे सकते हैं, तो परसेंटेज मेथड से हम इसका प्रूव कर रहे हैं। ये आपका परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग ये प्रूफ आप डिपेंड करता है आप देना चाहें या नहीं, अदरवाइज आप क्या करें, डायग्राम बना के लोअर पार्ट अपर पार्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आपने प्रूफ देना है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रूफ दे सकते हैं। प्रूफ में शुरू कहाँ से करेंगे, ये लिखा है मैंने, कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड। हमें पता है परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू, ये इंटू है एक्स नहीं है, इंटू पी अपॉन क्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज मेथड। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हम डिराइव कर देंगे कि ये मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी जो है PS अपॉन RP के इक्वल आ सकती है, PR के इक्वल आ सकती है, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन के इक्वल कैसे आ सकती है। इस फिगर में देखें डेल्टा P जो है वो क्या है, AC या PQ कह सकते हैं, डेल्टा Q क्या है, ये डेल्टा Q लिखा है, BD कह सकते हैं, QM कह सकते हैं, ये लिखा है डेल्टा Q BD QM, डेल्टा P PQ, डेल्टा PQ, इसको AC भी कह सकते हैं। और प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस होता है AOA या कह सकते हो PB, इनिशियल क्वांटिटी क्या थी OB या कह सकते हैं OB, और यहाँ कह सकते हैं AP, ये क्वांटिटी। अब इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में, ये वाला फार्मूला जो लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी का परसेंटेज मेथड, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन Q, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू हमने बताई हैं, डेल्टा Q किसके इक्वल है, डेल्टा P किसके इक्वल है, P और Q किसके, ये वैल्यूज़ उठाएंगे इस फार्मूले में लिख देंगे। तो हमने जैसे वैल्यू लिखी तो ये क्या बना, हम इसको लिख रहे हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू QM, QM क्या है, डेल्टा Q, डेल्टा Q कहाँ है, डेल्टा Q का मतलब ये लिखा Q से M, ये वैल्यू लिख दी मैंने Q से M, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को लिख रहा हूँ QM डिवाइडेड पे क्या आना चाहिए PQ, ये पार्ट आ गया PQ, तो ये लिखा, लिखने के बाद हमने ये लिखा इनटू प्राइस क्या है, प्राइस है PB और क्वांटिटी क्या है OP, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसके अंदर देखो, अगर हम फर्दर हम देखें जो Q है मैं अपॉन PQ, ये किसके इक्वल है, BS अपॉन PB, BS क्या है, ये B है, और आपका जो S ये है S, ये पढ़ा। अब इसमें ध्यान से देखो, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, हमने लिखा QM, दिस इज़ QM और दिस इज़ PQ, दिस इज़ QM, दिस इज़ PQ, ये हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल। इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो QM है वो BS के इक्वल है, PQ जो है वो PB के इक्वल है। ये कैसे हो गया, ये इसको मैं अगर थोड़ा सा अलग से बनाऊँ, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है छोटा सा,
इसी के ऊपर एक ट्रायंगल और बना हुआ है, ये पूरे वाला ये पार्ट, इसको मैं अलग से करके लिख रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूँ, ये ट्रायंगल, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से क्रॉप करके मैंने अलग लिख दिया, ये दो हैं कंबाइंड हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। इक्वल हैं, लिखा है एंगल पी क्यू एम, दिस इज एंगल, ये एंगल पी क्यू एम, मैं यहाँ से हाईलाइट करता जा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। दिस एंगल पी क्यू एम मीन्स ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज इक्वल टू बी, इसके पी बी एस, ये देखो आप देखेंगे इसमें किसके इक्वल आ गया, पी बी एस। पी बी एस मीन्स क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, अगर ये देखें ये 90 डिग्री एंगल आ रहा है तो ये इक्वल आ गया, ये वाला एंगल जो है क्यू वाला इस एंगल के इक्वल आ रहा है। आपने ये 9th 10th में पढ़ा होगा, जब हम टू ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं कि ये दोनों समरूप हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम ऐसे प्रूव करते हैं। ये एंगल इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल के अंदर ये एंगल जो क्यू पर पड़ा है पूरे बड़े ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल है। मैं फिर दोबारा बना रहा हूँ, ये छोटा सा एंगल इस साइड है, ये पूरा एंगल जो है इस साइड पड़ा हुआ है ऐसे, इसमें से हमने यहाँ से निकाल के ऊपर रख दिया। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। एंगल एम जो है इसको कह सकते हैं एस के इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो सेम आएंगे। तीसरा एंगल आ गया पी कॉमन, पी इसमें भी है, यहाँ पर भी पी आ रहा है और इसके अंदर भी पी आ रहा है। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एंगल ट्रायंगल जो हैं सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, सिमिलर है, समान है, समरूप नहीं। तो ये लिखा है बीइंग राइट एंगल्स एंड पी क्यू एम पी बी एस आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, इस फार्मूले के अंदर जो हमने ये फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं नई वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ। जब हमने कह दिया ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमने इस वैल्यू को हटाया और क्या लिख दिया, बी एस अपॉन पी बी इंटू पी बी डिवाइडेड बाय ओ बी। तो ये पी बी इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या है, बी एस अपॉन ओ बी, बी एस अपॉन ओ बी आ गया। बी एस अपॉन ओ बी क्या है ये देखते हैं एंगल के अंदर, बी एस अपॉन ओ बी, ये देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बी एस, ये बी एस है अपॉन ओ बी, ये आ गया। अब ये दो ट्रायंगल और बन गए, एक ये वाला है, एक मैं ये बना रहा हूँ। अब ओ बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, हम पहले बता चुके हैं। ओ बी इज इक्वल टू ए पी, ओ बी इज इक्वल टू ए पी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस पार्ट ओ बी इज इक्वल टू ए पी। तो हमारे पास दो ट्रायंगल और बने, ये क्या है, ये एंगल मैं ड्रा कर रहा हूँ पी बी एस और यहाँ आर ए सी, ये बन गया, ये टू ट्रायंगल। मैं लिख रहा हूँ बी एस अपॉन ओ बी, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ बी एस अपॉन ए पी, बी एस अपॉन ए पी भी लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले बी एस अपॉन ए पी लिखेंगे। इट मीन्स अगर हम इसको प्रूव करें, ये एंगल देखो, ये राइट डिग्री एंगल, ये राइट डिग्री एंगल, ये आपका एंगल जो है इसके इक्वल आएगा पी के इक्वल, ये एंगल जो है इसके इक्वल आएगा, ये क्योंकि सेम लाइन पे बने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल जो है इसके इक्वल आ गया, इस एंगल को हम कहें ए के इक्वल आ गया जो बी है, एंगल आर ए पी इज इक्वल टू एंगल पी बी एस, इसके इक्वल एंगल बी एस पी इज इक्वल टू ए पी एस, एंगल एस पी पी इज इक्वल टू पी आर ए। तो अगर ये इक्वल है एंगल, तो हम कह सकते हैं बी एस अपॉन ओ बी लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी एस अपॉन ए पी भी लिख सकता हूँ। अगर ये लिखा जा सकता है तो ये भी लिखा जा सकता है। आगे देखो इसके अंदर फॉर्मूले में ये आपने लिखा बी एस अपॉन ए बी, सिंस ए बी एस ट्रायंगल ए बी एस एंड ट्रायंगल आर ओ एस सिमिलर,
ये फिर सिमिलर है, मैंने प्रूव कर दिया। PBS ये लिखा है PBS ट्रायंगल, ये वाला PBS और ट्रायंगल, और क्या लिखा है ROS ट्रायंगल ROS, ये पूरा भी लिखा है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ये पूरा भी इन्होंने लिख दिया। तो क्या है सिमिलर हैं। देयरफॉर एट पॉइंट P BS अपॉन O भी लिखा, BS अपॉन O भी लिखा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है OA अपॉन OA ये पार्ट, अगर हम इस पार्ट को लिख सकते हैं तो इस पार्ट को भी लिख सकते हैं OA अपॉन AR ये भी लिख सकते हैं। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने ये प्रूव किया था, अलग ये वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऐसे भी कर सकते हो आप, या आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ भी समरूप दिखा सकते हो, सिमिलर दिखा सकते हो। तो जब ये BS अपॉन OB लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं OA अपॉन AR भी लिख सकते हैं, OA अपॉन AR भी लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं रेशो, इसकी रेशो इसकी इक्वल है, ये रेशो इसकी इक्वल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये BS अपॉन OB की रेशो अगर हम लिखें तो उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं AC अपॉन AO अपॉन AR, ये लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं PS अपॉन RP। जब हम प्रूव कर चुके हैं कि ये रेशो बराबर हैं, एंगल बराबर हैं, ट्रायंगल बराबर हैं, तो हम क्या लिखें PS अपॉन PR, तो हम क्या लिख सकते हैं PS अपॉन PR भी लिख सकते हैं। जब तीनों इक्वल हैं तो इट मीन्स PR क्या हुआ, ये पार्ट क्या आ गया लोअर पार्ट, PS लोअर पार्ट आ गया और ये अपर पार्ट आ गया। तो अपर पार्ट हम यहीं से शुरू किया था हमने कि ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी इज इक्वल लोअर सेगमेंट लोअर पार्ट अपर पार्ट, और ये आ गया आपके पास PS क्या है लोअर और PR क्या है अपर पार्ट। तो ये प्रूव करना है, ये प्रूव आप दोगे क्वेश्चन के अंदर, जब आंसर करोगे तो इसका मतलब बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो जस्ट इतना बता सकते हैं कि PS अपॉन PR इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है हम इसको मेज़र कर सकते हैं। अगर MP करना हो हम कह सकते हैं MS अपॉन MR, इसको ऐसे मेज़र भी किया जा सकता है, इतना भी सफिशिएंट है। अगर प्रूफ देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट आ जाएगा। डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी क्या होगी, डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास अगर आ जाएं तो हम ऐसे मेज़र कर सकते हैं। मिडल में अगर पॉइंट आता है तो इलास्टिसिटी हमेशा इक्वल आएगी, मिडल से ऊपर होगा तो लोअर सेगमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखो लोअर सेगमेंट बढ़ गया, मान लो इसकी वैल्यू जो है वो 6 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो क्या होगा 6 अपॉन 2, तो ग्रेटर आ जाएगी इलास्टिसिटी। 6 अपॉन 2 करेंगे तो इलास्टिसिटी क्या आएगी ग्रेटर देन 1, यहाँ आ जाएगी। तो ये क्या होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब सारा पार्ट ऊपर आ गया, नीचे वैल्यू क्या होगी लोअर पार्ट, ये सारे का सारा लोअर पार्ट आ गया, नीचे वैल्यू 0 आ गई, तो इन्फिनिटी, यहाँ अनडिफाइंड हो गया इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे हम नीचे मिडल से नीचे आते जाएंगे इलास्टिसिटी कम होती जाएगी। क्यों, इलास्टिसिटी का लोअर पार्ट जो है वो कम, मैं यहाँ कहूँ 2 अपॉन 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो ये क्या होगा लेस देन 1 आ जाएगी। और नीचे आएंगे तो वैल्यू क्या होगी लोअर पार्ट 0, नीचे पार्ट आ गया 8, तो ये क्या होगा इज इक्वल टू 0। तो मिडल से जैसे ही हम नीचे की तरफ आते जाएंगे इलास्टिसिटी कम होती जाएगी, मिडल से ऊपर जाते जाएंगे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, ये आपने याद रखना है। इसका लिंक मैं आगे जाके आपको MR के साथ क्या रिलेशन होता है, MAR के साथ क्या रिलेशन होता है, TR के साथ क्या रिलेशन है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने याद रखना है मिडिल में इलास्टिसिटी 1 होती है, इससे ऊपर जो है ग्रेटर, इससे नीचे जो है वो लोअर। क्लियर हो गया जी, यस। आगे चलते हैं। अगर डिमांड कर्व नॉन लीनियर आ जाए, अगर डिमांड कर्व नॉन लीनियर होता है तो इसकी शेप क्या होती है, कभी भी टच नहीं करती, वाई एक्सिस को नहीं करती, एक्स एक्सिस को नहीं करती। तो हमें क्या करना है, हमें एक टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, इस कर्व को एक ऐसी स्पर्श रेखा स्केल रख के हमने स्पर्श रेखा खींचनी है
जो इस कर्व को टच करती हुई जाए और ये इनको भी टच करे, और इस कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मान लो यहाँ पे टच किया पॉइंट ए पे, तो ये पार्ट आ गया अपर, ये पार्ट बन गया लोअर इस कर्व का। तो वो डिपेंड करेगा, अगर मिडल में है तो इलास्टिसिटी 1 आएगी, अगर मिडल से ऊपर पॉइंट आ जाता है, मान लो हमें कहा जाए कि इस पॉइंट में मेज़र करो, आप इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी बताइए। मैं दोबारा कर रहा हूँ, हमें कहा जाए ये पॉइंट बी है, इस पे बताएं, तो आप स्केल रखेंगे, स्केल रखे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया ये वाला, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड होगा, फिर हम मेज़र करेंगे ये वैल्यू कितनी है और लोअर पार्ट की वैल्यू कितनी है। अगर इक्वल है हम कहेंगे इलास्टिसिटी बी पर 1 है, यहाँ कहें तो हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मेज़र कर सकते हैं इलास्टिसिटी क्या है। तो यहाँ पर अगर देखें इलास्टिसिटी क्या आनी चाहिए, लोअर पार्ट क्या AS अपॉन AR, तो ये लिखा है AS अपॉन AR इलास्टिसिटी मेज़र करेंगे। किस केस में, जब डिमांड कर्व नॉन लीनियर होगा। ये 2 पार्ट्स हैं। अब एक टॉपिक आता है अलग से है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व क्या बोथ आर सेम? नो। आप कहेंगे जो इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन आर। ये आप पहले भी लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू, और बाद में भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जो स्लोप होती है किसी भी कर्व की, वो स्लोप होती है डेल्टा पी। जब हम यहाँ पी और क्यू ले रहे हैं तो इसकी स्लोप को क्या कहा जाएगा, जस्ट हम ये कहेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। तो डेल्टा पी अपॉन क्यू इज ए पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी, नॉट इलास्टिसिटी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P इंटू क्यू, और ये क्या है, हमें यहाँ लिखना है Q अपॉन P, लेकिन इलास्टिसिटी हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन, कोई भी लाइन है उसकी जो स्लोप होती है वो परपेंडिकुलर, जो वाई एक्सिस पे लिखा है डिवाइडेड बाय ये। तो आप लिखेंगे डेल्टा P को अपॉन डेल्टा Q, ये स्लोप है। इस स्लोप को यहाँ लिखना है तो हमें चाहिए Q अपॉन P, लेकिन ये P अपॉन Q हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसको यहाँ अगर लेके आएंगे तो ये रिवर्स होके क्या बन जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। इट मीन्स इलास्टिसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो आपने बताना है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नॉट द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, हम इसको ऐसे बता सकते हैं। इसके बाद है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं इस मेथड की। तो शॉर्ट कमिंग इसकी ये है कि दिस मेथड कांट बी यूज, परसेंटेज मेथड हो चाहे आपका पॉइंट मेथड है, दिस कांट बी यूज व्हेन देयर इज ए लार्ज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर ज़्यादा चेंज होता है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, अगर यूज़ करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब है उचित नहीं होंगे। उचित ना होने का मतलब है कि अगर एक बार हम देखें कि प्राइस फॉल करके इलास्टिसिटी क्या आ रही है, यहाँ P से M तक जो चेंज आया, प्राइस के फॉल करने से इलास्टिसिटी क्या है, फिर दोबारा रिवर्स करके देखेंगे प्राइस के राइज करने से क्या वो इलास्टिसिटी आती है, तो पॉइंट मेथड से कभी भी वो नहीं आएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये स्मॉल चेंज नहीं है, लार्ज चेंज है। तो जब वेरी स्मॉल चेंज हो तब हम पॉइंट मेथड, परसेंटेज मेथड का यूज़ करेंगे। अगर लार्ज चेंज है, फ्रैक्शंस में चेंज आता है तो कर सकते हैं, अगर लार्ज चेंज है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें नेक्स्ट मेथड पे जाना चाहिए। वो नेक्स्ट मेथड को कहते हैं आर्क मेथड, जिसके अंदर हम एवरेज लेते हैं दोनों की। दोनों क्या है, प्राइस और क्वांटिटी। अब प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज आया, प्राइस क्वांटिटी के चेंज को हम क्या करते हैं, इनकी एवरेज लेके, दोनों की एवरेज लेके हम जब यूज़ करेंगे तो हमेशा रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होंगे, उचित होंगे, सही होंगे। तो वो मेथड हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस मेथड से रिलेटेड आपको हो तो आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।